एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। ये यादगार पंक्तियां उन्हीं शकील बदायूनी की लिखी है जिनके लिखे भजन आज तक सबके जहन में गूंजते हैं। मधुबन में राधिका नाचे और मन तड़पत हरिदर्शन को आज। इन तमाम भजनों के रचयिता जब ताजमहल की प्रशंसा करते हैं तो एक अलग अंदाज होता है, लेकिन अगर इसी तरह से तहजीबो अदब का बंटवारा चलता रहा तो देश में साहित्य, कला, संस्कृति के नाम पर सिर्फ धार्मिक नारे ही बाकी रह जाएंगे। यहाँ तक कि देश ने स्वाधीनता संग्राम से लेकर लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष की यादगार स्मृतियों को मिटाने का आरोप भी लगना शुरू हो गया है। हर देश में औपनिवेशिक काल के प्रतीकों को इसलिए संजो कर रखा जाता है ताकि आने वाली पीढ़ियां स्वाधीनता के मूल्य को समझ सकें, लेकिन विरासतों को मिटाने की ये कोशिश भारतीय संस्कृति और संविधान दोनों के खिलाफ है। क्योंकि सच बात तो ये है कि हमारा संविधान बहुलतावादी संस्कृति का आईना है और जिस संविधान को हमने अपनी आजादी के बाद अपने लिए गीता माना है, अपने लिए सबसे बड़ा धर्म माना है, उसी संविधान का माहौल अगर हम इस तरह की चीजों को देखें, इस तरह के तमाम विरासत पर विवादों को देखें तो खूब उड़ रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं। दरअसल भारतीय संस्कृति विभिन्न भाषा भाषी, धर्म, रहन सहन, विश्वास, परंपराओं, रीति रिवाज का पालन करने वाली लोगों की संस्कृतियों का समुच्चय है, समूह है, जिसमें पश्चिमी एशियाई संगीत और खान पान, जीवन शैली तो है ही, सुदूर दक्षिण की द्रविड़ जातियों के सांस्कृतिक सामाजिक आंदोलन भी इसी विरासत का हिस्सा हैं। बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, आंध्र, उड़िया, अहोमिया, कन्नड़, मलयाली, सिंधी, पंजाबी, पठान, कश्मीरी, राजपूत, हिंदुस्तानी भाषा भाषी तमाम यहाँ बसते हैं। हर कोस पर बोली बदल जाती है, लेकिन इन दिनों भाषाओं को लेकर विवाद खड़े हो गए हैं। इतिहास को भी पुनर्परिभाषित करने का मुहिम चल पड़ा है। साझे सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष की कहानियों की जगह इतिहास में जाकर नफरत की बुनियाद तलाशी जा रही है। पाठ्यक्रमों में रद्दोबदल हो रही है। एक नजर हम डालें फिर भी साझी विरासत को लेकर खड़े हुए विवादों पर, ताकि हमें याद रहे कि हमारी जड़ें कहाँ हैं, हम कहाँ से आते हैं। धार्मिक विवादों के साथ सियासत ने भाषा विवाद को भी हवा दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम में हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का संकेत दिया। उन्होंने अलग अलग राज्यों के लोगों के बीच हिंदी में बातचीत पर जोर दिया। मैं आज मन से पूरे देश के नागरिकों को कहना चाहता हूं कि आत्मनिर्भर शब्द सिर्फ उत्पादन के लिए नहीं है, वाणिज्यिक व्यवस्थाओं के लिए नहीं है। आत्मनिर्भर भाषाओं के बारे में भी हमने होना है, तभी जाकर आत्मनिर्भर भारत की कल्पना संभव। अमित शाह के इस बयान से दक्षिण भारत में तीखी प्रतिक्रिया हुई। फिल्म अभिनेता अजय देवगन के हिंदी को राष्ट्रभाषा बताने पर कन्नड़ अभिनेता किच्चा सुदीप से उनकी दोस्ताना बहस हुई, लेकिन फिर इसमें नेता भी कूद पड़े। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और एचडी कुमारस्वामी ने किच्चा सुदीप का समर्थन किया तो वर्तमान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भी उनका साथ देकर बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी कर दी। दरअसल एक देश, एक भाषा, एक संविधान, एक विधान, एक प्रधान और एक निशान बीजेपी की हिंदूवादी सोच का ही हिस्सा है, जिसे लेकर बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण करने की तैयारी कर रही है। तमिलनाडु के मंत्री के पॉनमुडी भी इस बहस को और कड़वा बना दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तर भारत में नौकरियां नहीं हैं, वहां के कई लोग कोयम्बटूर में पानीपुरी बेच रहे हैं। इसे लेकर शिवसेना भी हिंदी के समर्थन में सामने आई। देखिए, मैं खुद हमेशा हिंदी भाषा का सम्मान करती है मेरी पार्टी। जब भी मुझे मौका मिलता है सदन में, मैं मेरी बात हिंदी में रखना चाहता हूँ, क्योंकि देश सुने मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देश की भाषा है, पूरे देश में एकमात्र भाषा को जो मान्यता है, पूरे देश में जो बोली जाती है वो हिंदी भाषा है। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हो तो पूरे देश और पूरे विश्व में छा गई है। तो किसी भी भाषा का इस प्रकार का अपमान नहीं होना चाहिए, हमेशा भाषाओं का सम्मान करना चाहिए। और ये गृह मंत्री अमित शाह जी ने ये चैलेंज स्वीकारना चाहिए कि सभी राज्यों में एक भाषा
एक देश, एक संविधान, एक विधान, एक निशान और एक भाषा होनी चाहिए। दरअसल हिंदी को थोपे जाने को लेकर दक्षिण भारत में बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। अब हिंदी का मुद्दा दोबारा उठाए जाने के पीछे 2024 के आम चुनाव के लिए हिंदू ध्रुवीकरण की कवायद का हिस्सा माना जा रहा है। दरअसल देश के विद्यालयों में 58 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं, वहीं 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। ऐसे में क्षेत्रीय भाषाओं को अपनी सांस्कृतिक पहचान को लेकर असुरक्षा महसूस होती है। वहीं उर्दू के खिलाफ भी अंदर ही अंदर मुहिम जारी है, जबकि पंडित बृजमोहन चकबस्त, रघुपति सहाय फिराक, गोरखपुरी, राम प्रसाद बिस्मिल जैसी कई हिंदू शख्सियतों ने उर्दू की परंपरा को आगे बढ़ाया। अब नई शिक्षा नीति के तहत हिंदी की किताबों से उर्दू के शब्द बेतरतीब, ताकत, इलाका, अक्सर, ईमान, बदमाश, लुच्चे लफंगे, जोखिम, मेहमान नवाजी, कमबख्त, उल्लू, कहीं का जैसे शब्द हटाने की मांग कही जा रही है। ये मांग उठाई है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अनुशासनिक संगठन शिक्षा संस्कृति उत्थान न्याय के मुखिया दीनानाथ बत्रा ने, जो विद्या भारती के पूर्व प्रमुख रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि गालिब और मकबूल फिदा हुसैन पर आधारित पाठ हिंदी भाषा और हिंदू संस्कृति पर हमला है। इससे भी हैरतनाक बात यह है कि हिंदी पाठ्यक्रमों में उन संदर्भों का उल्लेख भी चाहते हैं जिनमें ये पता चले कि कैसे मध्यकालीन सूफी आंदोलनों और अमीर खुसरो ने हिंदू मुसलमानों के बीच दरार बढ़ाने का काम किया। इतना ही नहीं, कुतुब मीनार को विष्णु स्तंभ बत्रा ने अपनी किताबों में बताया है। उनकी किताबें गुजरात के 42,000 स्कूलों में पढ़ाई जाती हैं। जाहिर है कि विरासत के बंटवारे का खेल कितना खतरनाक होता जा रहा है, जिस भक्ति और सूफी आंदोलन ने दलित शोषित समाज को भगवा की भक्ति का मौका दिया था और इस भक्ति ने मंदिरों में कैद भगवान के बंधन खोलकर कठौती तक पहुंचाया था, उसको बदनाम करने की साजिश नहीं तो और क्या है। गुरु नानक, कबीर, रहीम, रसखान, जायसी से लेकर उन हफीज जालंधरी के साझा विरासत में योगदान को भी जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है, जिन्होंने आजादी के पहले कृष्ण कन्हैया लिखकर उनके विराट रूप के दर्शन कर लिए थे। विरासत पर अदावत की ये मुहिम अब पाठ्यक्रम को भी अपनी चपेट में ले चुकी है। युक्ति युक्त करण के नाम पर सीबीएसई के पाठ्यक्रम से अप्रैल 2022 में कई हिस्से हटा दिए गए हैं। जिन टॉपिक्स को 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम से हटाया गया उनमें शामिल है प्रजातंत्र और बहुलता, अफ्रीकी एशियाई इस्लामिक राज्यों का उदय, मुगल दरबारों का इतिहास, गुट निरपेक्ष आंदोलन, कृषि पर वैश्वीकरण का प्रभाव, प्रसिद्ध जन संघर्ष, प्रजातंत्र को चुनौतियां एवं सांप्रदायिकता पर खंड में से फैज अहमद फैज की कविताएं। इतना ही नहीं, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम लेकर पश्चिम बंगाल का चुनाव लड़ने वाली बीजेपी से जुड़े संगठन उनकी कविताओं को भी सिलेबस से बाहर करने पर आमदा है। 1857 की आजादी की साझी लड़ाई की विरासत को भी मिटा देने की कोशिश है। गदर के बाद इंग्लैंड में बैठे भारतीय मामलों के मंत्री लॉर्ड वुड ने भारत में अंग्रेजी राज के मुखिया लॉर्ड एल्गिन को निर्देश दिया कि अगर भारत पर राज करना है तो हिंदू और मुसलमानों को लड़वाना होगा। ये भी कहा कि हम लोगों को वैसा सब कुछ करना चाहिए ताकि इन सब में एक साझी भावना का विकास ना हो, क्योंकि 11 मई 1857 को बहादुर शाह जफर को भारत का स्वतंत्र शासक घोषित करने वाले 70% सैनिक हिंदू थे। बहादुर शाह जफर को बादशाह बनाने में नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसी इंकलाबी सेना ने दिल्ली में भी गौवध पर प्रतिबंध की घोषणा करते हुए ये ऐलान किया कि जो भी ऐसा करते हुए पाया जाएगा उसे तोप से उड़ा दिया जाएगा। जिस अयोध्या में हिंदू संगठन के लोग मस्जिदों में मांस फेंकते पकड़े गए, उसी शहर के मौलवी आमिर अली और हनुमानगढ़ी के महंत रामचरण दास को कुबेर टीले के पास फांसी पर लटका दिया गया। तो आजादी की लड़ाई से उन लोगों को खासी चिढ़ है जिन्होंने उसमें हिस्सा न लेकर अंग्रेजों का साथ दिया था। वो आज भी बांटो और राज करो की नीति के तहत पूरे देश को खंड खंड करने का पाखंड कर रहे हैं। दूसरी तरफ बात अखंड भारत की कर रहे हैं। अखंड भारत का सपना देखने के लिए 56 इंच का कलेजा चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि पहले अपने देश की विरासत को सजोने लायक सोच तैयार की जाए और सबको साथ लेकर चलने का सबक देने वाले संविधान का सम्मान सीखा जाए। अंशुमान त्रिपाठी, APN न्यूज।